नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड के गठन से लेकर अब तक प्रदेश की महिलाओं का रोल राज्य के विकास के लिए विश्वसनीय। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है, जिससे प्रदेश की महिलाएं अपना सर गर्व से उठा सके, हौसला बता रही है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। करोड़ 17 लाख महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें भाजपा ने 8 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया। वहीं सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर बीजेपी अब महिलाओं से चुनाव में वोट मांगने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सरकार के महिला सशक्तिकरण की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। इस योजना के माध्यम से उन सभी बहनों को मार्केटिंग जो है ब्लॉक स्तरों पे प्रोवाइड करेंगे और वो अपने उत्पादों को जो है, जो बहनों को विशेषतया एक प्रॉब्लम रहता था क्योंकि मार्केटिंग उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती थी, उनको खुद के स्तर से ही विपणन करना पड़ता था। तो अब उसके लिए सरकार एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है, जिसमें महिलाएं जो हैं सभी उत्पादों को अपनी बिक्री करवा सकती हैं। तो सचिवालय में भी ये हमारा 24 कल से जो है शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद रक्षाबंधन तक ये पूरा चलेगा स्टॉल, और विभिन्न ब्लॉक स्तरों पे हम लोग ये प्रदर्शनियां करवाने जा रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियों में भी महिलाओं को 30% का जो है आरक्षण दिया। विभिन्न योजनाएं जो है उनके सशक्तिकरण को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगी कि रक्षाबंधन पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक भाई के रूप में बहुत अच्छा तोहफा महिलाओं को देने जा रहे हैं। ये फर्जी डायलॉग्स हैं। हाथी बरगला में मंत्री के घर के बगल में अभी 1-1.5 सप्ताह पहले एक लड़की का रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है। बीजेपी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष ने हरिद्वार में क्या किया आप सबने देखा है, जनता के दबाव में उस पर एफआईआर बाद में होती है। उत्तरकाशी जनपद में अकेले 4 SC/ST की बेटियों का बलात्कार होता है और उनको आज तक 1.5 साल में मुआवजा नहीं मिला है। ममता हत्याकांड, पिग्गी हत्याकांड, अंकिता हत्याकांड, कितने गिनाए। और खाली नारे लेके सशक्त करना, सशक्त तो ये किसानों को भी कर रहे थे, जिसमें 700 किसान आंदोलन में मर गए और 5 किसानों को बीजेपी के एक मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से कुचल के मार दिया। और महिलाओं की सशक्तिकरण करने वाले बताए ना, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग दिल्ली में क्या किया है, सबने देखा है। मणिपुर में आपने महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाली आपकी सरकार, आपने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री भी 2 महीने बाद बोलते हैं। तो ये सशक्तिकरण है क्या महिलाओं का? इन सब बातों को लेकर जनता जागरूक है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महिलाओं को सशक्त करने के विजन से प्रदेश की महिलाओं को पंख लगने शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा महिला सशक्तिकरण रहने वाला है, जिसके लिए दोनों पार्टियों ने अपने वाद विवाद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुख्यमंत्री महिलाओं के उत्थान का जिक्र कर उसे राजनीतिक हिस्सेदारी दिला पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो आज महिलाओं के सशक्तिकरण के इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपने पैनल से आपका तारुफ करवा देती हूँ। देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। मथुरा दत्त जोशी जी प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा संगीता शर्मा प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, जिस तरह से सरकार ये योजनाएं लेकर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का कहना है कि धरातल पर ये योजनाएं दिखाई नहीं दे रही, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? पहली बात तो ये कि आज जब हम ये डिबेट कर रहे हैं जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का उद्घाटन किया है और इसके अंतर्गत जो महिलाओं के द्वारा उत्पाद बनाए गए हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो पूरे प्रदेश में उनको रखा जा रहा है जनता के सामने और उनकी मार्केटिंग के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब जहाँ तक हमारी मुख्यमंत्री जी की नीति का सवाल है तो मुख्यमंत्री जी महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको सामाजिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको राजनीतिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं और इन तीनों ही दिशाओं में मुख्यमंत्री जी के जो कार्य हैं वो हमारे सामने हैं। जी बिल्कुल, के बाद चर्चा कर सकता देवेंद्र जी, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस के तो दृष्टि दोष है। हम इतनी सारी योजनाएं ला रहे हैं, अगर उसको दृष्टि नहीं डालना चाहती और देश प्रदेश के अंदर और यहाँ तक देश के अंदर जो बड़ा परिवर्तन महिलाओं के बीच में आ रहा है उसको देखना नहीं चाहती तो ये उनका दोष है, वो उनकी समस्या है। लेकिन मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए 30% क्षतिज आरक्षण का प्रश्न हो, चाहे लखपति दीदी का सवाल हो, चाहे इसी प्रकार से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का प्रश्न हो। ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं, अभी मैं और योजना भी आपके सामने रखने वाला हूँ, वो महिलाओं के उत्थान के लिए है और महिलाएं उत्तराखंड के अंदर अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रही हैं और मुख्यमंत्री धामी जी पर जिनको वे भाई मानती हैं और वो भाई का जो प्यार है तो प्रकट भी होता है स्थान पर महिलाएं आगे लगातार। ठीक है, आपके पास आती हूँ मैं। मथुरा दत्त जोशी जी, यदि सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं तो उसमें आपको परेशानी क्या है, तकलीफ क्या है? देर से ही सही यदि हम मान लें, लेकिन कोशिश तो की जा रही है, तो अच्छे काम में तो सहयोग कर सकते हैं। नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमने कहाँ का हमको तकलीफ है? हम तो केवल ये कह रहे हैं कि इस तरीके से भोगले नारे देकर आप उत्तराखंड की मातृशक्ति का क्यों अपमान करते? मातृशक्ति का अपमान तो तब होता जब आपको मैं शुरू से बता दूं, त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार में किस तरह से चमोली के घाट में मोटर मार्ग के लिए आंदोलन कर रही महिलाओं के ऊपर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डंडे चलवाए थे, क्या उनके अपराधियों को सजा दिला दी उन्होंने? अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला आपके सामने है, उनका व्हाट्सएप चैट है अंकिता का। भाई वो वीआईपी कौन है? अगर बच्चन साहब जैसे विद्वान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति अगर उसके वीआईपी का नाम हमको बता देते और उसको सजा दिला देते तो क्या बुरा था? कौन मना कर रहा है? देवेंद्र भसीन जी तमाम सवाल उठा रहे हैं मथुरा दत्त जोशी जी, इनके सवालों का जवाब दीजिएगा। मेरी बात पूरी नहीं, मेरी प्रियंका जी जरा मुझे दूसरे चैनल में अपनी बात पूरी कर लूं। कोई बात नहीं, मुझे दूसरा राउंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं बात। आरोपी है गिरफ्तार किए। तीसरा सवाल, इनके विधायकों के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, इनके विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वीआईपी के बारे में महिलाओं को न्याय दिला दिया नहीं? जो महिला अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए 10 सीटों पे रखा रही है। उच्च न्यायालय ने चौथा भी हरिद्वार का केस है आपके सामने, किस तरीके से किसान मोर्चे के पदाधिकारी ने एक महिला से किस तरीके से अभद्र व्यवहार किया या किस तरीके से अपने रंग तो निश्चित तौर पर उसको न्याय मिलेगा। क्या हुआ? जघन्य हत्याकांड की हमने निंदा की और बहुत तेजी से काम किया। अगर आरोपी भाजपा के उनको भी नहीं बख्शा, हमने जेल में डाला। देवेंद्र भसीन जी, मथुरा दत्त जी, मुझे उम्मीद है आपके प्रश्न अभी हो गए होंगे। देवेंद्र जी अब आंसर दीजिएगा, एक एक कर बोले वरना जनता को समझ नहीं आएगा आप दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, मैं बात शुरू करता हूँ अंकिता हत्याकांड से ही। अंकिता हत्याकांड की जांच को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने पूरा संतोष व्यक्त किया। एक बात, अंकिता के माता पिता ने कहा कि जो सरकारी वकील है
उसको बदल दीजिए, हमने उसको बदल दिया जी। दूसरी बात यह है कि चार्जशीट होकर के मामला कोर्ट में चला गया है और बहुत शीघ्र ही कोर्ट का निर्णय भी आ जाएगा और जो आरोपी हैं उनको दंडित भी किया जाएगा। ठीक है जोशी जी, ठीक है, वीआईपी की बार बार बात कहते हैं। ठीक है, आप दोनों के पास में बाद में आऊंगी। हमारे साथ संगीता जी भी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की आज हम बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में बैठकर हमें ये चर्चा करनी हो रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यदि हम बात करें तो वो कम से कम इस बात पे सवाल तो करते हैं कि आखिर आज के दौर में महिलाएं पीछे क्यों हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं। यदि एक सरकार, एक मुख्यमंत्री कोशिश कर रहा है तो उसमें तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि महिलाओं का उत्थान कहीं ना कहीं होता है तो आगे आने वाले समय में सभी का फायदा होगा इससे। प्रियंका जी, देखिए, महिलाओं का उत्थान होता है, एक महिला होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि महिलाओं का उत्थान हो रहा है जी। लेकिन प्रियंका जी देखिए, भाजपा जो वादे करती है या योजनाएं लेकर आती है वो धरातल पर कितनी कारगर सिद्ध होती हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। तो देखिए, योजनाएं तो इनकी पूरे 9 सालों की सरकार में बहुत सारी आई। हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करें तो हमने मणिपुर जैसा जब नरसंहार देखा तो हमारे रूह कांप गई कि निर्वस्त्र महिलाओं को घुमा जा रहा है। 21वीं सदी की बात हम जरूर कर रहे हैं। पूरे देश की संगीता जी बात करेंगे तो फिर बहुत चिट्ठे खुलेंगे। फिर उत्तराखंड की बात करें तो अंकिता भंडारी जैसा जब हत्याकांड देखते हैं तो बहुत दुख होता है। और प्रियंका जी देखिए, धामी जी उन महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं जो सड़कों पर प्रसव करने के लिए मजबूर है या अस्पतालों में उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे। उत्तराखंड में हम आए दिन ऐसी रिपोर्ट देखते हैं कि कहीं सड़कों की कमी, कहीं अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है और गर्भवती महिलाओं को रास्ते में, सड़क पर, खेतों में प्रसव के लिए मजबूर होना पड़ रहा। तो इस ओर भी धामी जी को महिला सशक्ति और ध्यान देना पड़ेगा कि 21वीं सदी में अगर सड़क पर महिलाओं को प्रसव करने की जरूरत पड़ती है तो हमारे लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देवेंद्र जी, ठीक है, आपके पास आते देवेंद्र जी, संगीता जी जो सवाल उठा रही हैं, कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, इनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि ये बेहद बुनियादी और जरूरी सुविधाएं हैं। तक के जो प्रसंग आए हैं निश्चित तौर पर दुखद हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया है, विस्तार किया गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं जाकर के प्रसव करवा रही हैं। तीसरी बात, उनके परिवारों में जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने अटल आयुष्मान योजना प्रारंभ कर रखी है, जिसका लाभ जो है प्रदेश के 51 लाख आ रहे हैं। नहीं देवेंद्र जी देखिए, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार के द्वारा योजनाएं तो लाई जाती हैं, योजनाएं लाई जा रही है, वो अच्छी बात है, उसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर भी उसी तरह उतरनी चाहिए, क्योंकि धरातल पर यदि नहीं उतरती हैं तो लंबे समय से आपकी भी सरकार है, लंबे समय से सरकार होने के बाद भी चुनाव से ठीक पहले इस तरह की योजनाओं की घोषणा हो रही है, और फिर इस तरह की घोषणाएं होने के बाद जब चुनाव खत्म होने के बाद ये एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली जाती हैं तो फिर बहुत दुख होता है, फिर बार बार सवाल करने पड़ते हैं। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री धामी जी ने जो घोषणाएं करी हैं वे सारी की सारी धरातल पर उतरी हैं। अगर उन्होंने कहीं पर कोई शिलान्यास किया तो उनके द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया। तो ये उनकी नीति का सवाल है कि जो वो बात कहते हैं उसे करते हैं, और यही कारण है कि प्रदेश की जनता का माननीय मुख्यमंत्री धामी जी पूरा विश्वास है। और जो मैं अभी आपसे स्वास्थ्य की बातें कर रहा हूँ, ये धरातल की बातें हैं। अगर डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, अगर नर्सों की संख्या बढ़ी है, अगर प्रसव की जो बेड है उनकी संख्या बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर गिना जा सकता है। और इसकी तुलना आप कांग्रेस के समय से कर लीजिए, हम बहुत उनसे अच्छा काम हम लोगों ने किया है। कोरोना काल की अगर हम बात करेंगे तो हमने कोरोना काल में काम करके दिखाया है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो नकारात्मक काम कर रहे थे। तो स्वास्थ्य क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, इसी प्रकार से जो गरीबों को हम मकान दे रहे हैं, उन मकानों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पे कर रहे हैं। ये क्या है? ये महिलाओं का सशक्तिकरण ही तो है। इसी प्रकार से हमने जो है प्रदेश के अंदर जो महिलाओं को राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व दिया है, तो हमारी जो महिला ही एक जो है विधानसभा की अध्यक्षा है, हमारी महिला मंत्री हैं, और हमारे ही जो है अधिक विधायक जीते और हमारे अधिक महिलाएं विधानसभा में पहुंची है। कांग्रेस का हाल देख लीजिए क्या हाल है। यानी कि प्रदेश की महिलाएं हैं। जी देवेंद्र जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है। देवेंद्र जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है, जब आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, साथ ही साथ उनके पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो चुनाव की आपने बात की, चुनाव की बात से मुझे याद आया कि जब सीटों की बात करते हैं तो सीटें नगण्य दिखाई देती है, 10% से भी कम सीटें नजर आती हैं। चाहे आपकी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, और आम आदमी पार्टी से तो एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट ही नहीं मिला। तो किस तरह से फिर महिला सशक्तिकरण की बात सामने आती है? देखिए, जो मैंने शुरू में रिमार्क किया था कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करना, सामाजिक तौर पर मजबूत करना और राजनीतिक तौर पर मजबूत करना, हमारी ही पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं का आरक्षण घोषित किया था 50% का। आज ग्राम प्रधान स्तर पर है
बड़ी संख्या में महिलाएं ग्राम प्रधान हो रही हैं। 13 महिलाओं को आपने टिकट दिया था 70 में से। हमने दिया, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, अभी जितने स्तर पर तो क्या आप इसे पर्याप्त मानते हैं देवेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। और यही वजह है कि हमने पार्टी संगठन में भी महिलाओं के लिए आरक्षण कर रखा है। हमने जो है अलग अलग पदों के लिए तय किया हुआ है, कितने पदों पर इतनी महिलाएं होना तय है, तो हम कम से कम महिलाओं को रखेंगे। तो हम राजनीतिक तौर पर केवल जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ वापस लौटकर मथुरा दत्त जी के। ठीक है देवेंद्र जी, आपके पास आती हूँ। मथुरा दत्त जी, महिलाओं के जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो जब विधानसभा चुनाव की बात हो या अन्य चुनाव की बात हो, नगर निगम के चुनाव की बात हो, इस तरह के जब चुनाव आते हैं तब क्यों नहीं ये याद आता है ये जुमला? 8 लोगों को आपने भी टिकट दिया है, कोई बहुत अच्छी संख्या नहीं है। प्रियंका जी निश्चित रूप से बिल्कुल कम है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। कम से कम किसी भी राजनीतिक दल को महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। जहाँ तक आपने नगर निगम की बात की, नगर निगम में तो 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन कहता है कि पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा। 50% महिलाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं भसीन साहब से ये उम्मीद नहीं करता था कि फिर मेरी झूठ बोलेंगे। ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। मैं आज एक समाचार आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सत्यापन के बाद भी लटकी 1564 नर्सिंग पदों की अंतिम चयन सूची। आप देख लीजिए, ये इस सरकार का कारनामा है। देख लीजिए आप, 3 साल, मतलब ये 8 साल इस सरकार को होने जा रहे हैं, 7 साल पूरे करेंगे ये। जी देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा। में भर्ती नहीं कर पाए। ठीक है, नहीं, मैं पूरी बात जरा प्लीज मेरी पूरी बात होने दीजिए ना। मैं 1-2 सवाल और करूँ, सब जवाब देंगे और अच्छी तरह। अरे तो एक मथुरा दत्त जी एक सवाल पे जवाब लीजिए। आपको भर्ती करेंगे। एलटी के पदों पर भर्ती नहीं कर पाए अभी तक, लेक्चरर के पदों पर भर्ती नहीं कर पाए अभी तक महिलाओं के लिए। देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा। मथुरा दत्त जी के जो सवाल है, कांग्रेस की पहली सरकार थी जिसमें महिलाओं को पुलिस में आरक्षी पदों के लिए, आरक्षी के लिए, सिपाहियों के लिए अलग से ठीक है, मैं आपके इस सवाल पे तो जवाब ले लूंगी, लेकिन आप ये बताइए आने वाले चुनाव में आप कितने प्रतिशत सीट बढ़ाने वाले हैं महिलाओं की? पूरा बढ़ाएंगे, पूरा हम 30% पूरा देंगे। ये मेरा वायदा आपसे, आप देखिएगा। ठीक है, तो तब कहिएगा। तो कांग्रेस पार्टी में 30% सीटें आप देने वाले हैं आने वाले चुनाव में? कमिटमेंट है आपसे, पूरा देंगे। ठीक है देवेंद्र भसीन जी, वो तो उन्होंने वादा कर दिया है इंडिया वॉइस पर, उन्होंने बोला है कि 30% सीटें देंगे, यदि नहीं देंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे। आप इस पर बताइए, आप कितने प्रतिशत बढ़ाने वाले महिलाओं के सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं? जो विधायक के बलात्कार के बाद जो महिला अपना डीएनए टेस्ट करा रही है, उसको न्याय दिला दिया इन्होंने। न्याय की बात कर रहे हैं। अंकिता भंडारी का वीआईपी कौन है? मैं तो इतना पूछ रहा हूँ, उसका व्हाट्सएप से झूठ है तो झूठ है, सही है तो सही कर रहे हैं। देना ही देना है, वो तो उनकी मजबूरी है। साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे सम्मानित हैं। इन सवालों का जवाब तो कम से कम दें। देना चाहूंगा, ये बात बताएं। आपने देखिए, हमने तो मंत्री भी बनाया, हमारे राय की बात करी है, हमारे 5 सांसद लोकसभा के, उनमें महिला है। हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं उनमें एक महिला है, उत्तराखंड के लोकसभा और राज्यसभा के जितने सांसद हैं उनमें 2 महिलाएं हैं। अब बताइए कांग्रेस का इतिहास रहा, कांग्रेस ने कभी भी इन पदों पर महिलाओं को नहीं दिखाया। आज ये जो बात कहते हैं ये केवल कहने के लिए कहते हैं। मथुरा दत्त जी बता दीजिए कि 30% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के लिए कह रहे हैं या स्थानीय निकाय के लिए कह रहे हैं? बताइए ना जरा, इस पर खोलिए बात। स्थानीय निकाय में तो मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, प्रशासन देना तो मजबूरी है आपकी। आप विधानसभा में देने वाले हैं क्या? आप विधानसभा चुनाव में पेंडिंग पड़ा है पार्लियामेंट में, आप वादा करिए ना चैनल पर, तो आपकी सरकार है, गोलमोल बात मत करिए। आपसे मेरा निवेदन है, स्पष्ट करिए कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आप महिलाओं को 30% बेटी बढ़ाओ की बात करने वाले लोग जो है निश्चित तौर पर। अरे देवेंद्र जी, आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं तो आप ही बता दीजिए, लोकसभा चुनाव में क्या आप देंगे? एक भी टिकट मिलने वाली है? देखिए चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव बहुत नजदीक है। अब देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करूं, मैं गोलमोल बात करने का आदि नहीं हूँ। कितना आरक्षण होगा, आरक्षण नहीं होगा, बल्कि जो महिलाएं लोग जो उनको निश्चित तौर पर दिया जाता है। लोकसभा चुनाव में किसको टिकट मिलेगा ये हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। मेरी कोई सक्षम स्थिति नहीं है कि मैं यहाँ पर कमेंट करूँ, और हमारे कांग्रेस के मित्र ने तो बिना। ठीक है, लोकसभा चुनाव की बातें अगर मैं जाने भी दूं, लोकसभा चुनाव की बातें अगर मैं जाने भी दूं तो विधानसभा की बात करिए। विधानसभा में क्या आप टिकट बढ़ाएंगे? 30% की जो बात करते हैं वो देंगे आप?
देखिए, पहली बात तो ये है, आपने अभी खुद बताया अपनी रिपोर्ट में कि जो 10% से अधिक कुछ पद दिए गए महिलाओं को दोनों पार्टियों के द्वारा, उसमें हमारी पार्टी का योगदान अधिक था। 8 और 13 पर हम अधिक। देवेंद्र भसीन जी, 8 और 13 कितना अंतर है? डबल नहीं है, डबल नहीं है कि आप उसमें ये कह सके कि हमने डबल दिया है। नहीं, हमने डबल नहीं, मैंने हमारा उनसे अधिक है। एक बात, हमारी महिला जीत कर के आई। दूसरी बात, हमने महिला को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, महिला को हमने मंत्री बनाया। तीसरी अगली बात, 2 सांसद हमारे लोकसभा और राज्यसभा के महिलाएं हैं। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो योजनाओं के साथ ही साथ धरातल पर भी उन्हें और अधिक भागीदारी करने का मौका आपको देना होगा। मैं संगीता जी के पास यहाँ पर जाना चाहूंगी। संगीता जी, माफ कीजिएगा, आपसे मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें, आप स्वयं एक महिला है और महिला सशक्तिकरण होने के नाते मेरे मन में भी ये सवाल आता है कि यदि हम उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहले राजनीति यानी कि अपनी फील्ड में यदि आपसे मैं बात करूं तो वहां तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठी हैं इस डिबेट में, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुद विधानसभा में एक भी सीट नहीं दी। क्या डर था या जिताऊ कैंडिडेट नहीं था? प्रियंका जी, आपके पास आंकड़ा गलत है। ऐसा नहीं है विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने सीट नहीं दी। विकासनगर से श्रीमती डिंपल जी खड़ी हुई थी, काला डूंगी से खड़ी हुई थी, पिथौरागढ़ की एक सीट से खड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने सीट नहीं दी उत्तराखंड में। और देखिए, एक महिला होने के नाते जो आपने कहा कि राजनीतिक भागीदारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भी अपनी पार्टी से यही उम्मीद करूंगी कि आने वाले समय में जब भी चुनाव हो तो महिलाओं की सीटों की भागीदारी अधिक से अधिक रखी जाए, ताकि महिला जब राजनीति में आए तो जो हम विकास की बात करते हैं, जब वो घर चला सकती है तो राजनीति में भी बहुत अच्छा कर सकती है, तो वो बेहतर हो समाज में। और देखिए, जो भाजपा कहती है, संगीता जी, मैं आपके पास वापस लौट के आती हूँ। उज्ज्वला योजना भी है। भाई साहब से मैं भाई साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो बीजेपी के बैठे हुए हैं, कि उज्ज्वला योजना इन्होंने शुरू की, उसके बाद वो सिलेंडर कितनी बार रिफिल कराए महिलाओं ने? ठीक है, आपके सवाल को लेकर मैं जाऊंगी। महंगाई के लिए क्या किया? ठीक है, आपके सवाल को लेकर मैं जाऊंगी। मथुरा दत्त जोशी जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि बीजेपी पर तो लगातार निशाना साधा जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन आपके कार्यकाल की बात करें और यदि आगे जब चुनाव होगा तो उसमें आप क्या खास महिलाओं के लिए करने वाले हैं? हमसे तो कई चीजें पिछली बार भी घोषणा की थी कि हम महिलाओं के लिए 2000 रुपये प्रतिभा उनको बच्चे के रूप में देंगे, उनकी जेब खर्च का पैसा देंगे, परमान करेंगे। हमने ये भी कहा था कि हम रसोई को सस्ता करेंगे, सिलेंडर 500 रुपए का देंगे। हमने ये भी कहा था कि सर्विस में उनका आरक्षण बढ़ाया जाएगा। ये भी कांग्रेस की देन हरीश रावत जी की सरकार ने की, हाईकोर्ट में लटका हुआ था, हाईकोर्ट से अब पास हुआ, तभी मजबूरी में करेंगे, हम दे रहे हैं। भाजपा ने, मैं पूछ रहा हूँ ना, 88 में राजीव गांधी जी ने संविधान में संशोधन करके पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण का विधेयक पास करवाया। अच्छा, लेकिन ये तो बता दें, ये 10 साल से सत्ता में है, महिला आरक्षण बिल का क्या हुआ? विधानसभा और लोकसभा में कहाँ है वो विधेयक? कहीं तौर से लेकर ढूंढ लीजिए। ठीक है देवेंद्र जी, गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि आरक्षण जो आया है वो कांग्रेस की वजह से आया है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो राजीव गांधी जी का जिक्र किया, उसके बाद कांग्रेस का सत्ता में 10 साल रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी जी की घोषणाओं को इन्होंने लागू कितना किया? कुछ नहीं किया। कि हमसे जो सवाल करते हैं, पहले अपनी गिरबान में झांक लें तो बहुत अच्छा होगा। और जहां तक इनकी फ्री गारंटी की योजना की बात है, मैं अभी कर्नाटक की बात करता हूँ। कर्नाटक के अंदर इन्होंने कुछ गारंटी दी और कुछ सुविधाएं दी, और उसके बाद इनके उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि हमारा सारा खजाना खाली हो गया है, इस साल हमारे पास विकास 500 में सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, समय मेरे पास बहुत कम है देवेंद्र जी, 5 सेकंड में आप अपना कंक्लूड कीजिएगा। जी, मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। हम लगातार काम कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो धरातल पर दिखाई देता है और ये समाज महसूस कर रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस को अगर ये सच होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये उनका दोष है। ठीक है देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मथुरा दत्त जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संगीता जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आज हम जिस तरह से उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बातचीत कर रहे थे, पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इन योजनाओं के चलाए जाने के बाद भी कांग्रेस के साथ ही साथ तमाम विपक्षी पार्टियां इसके धरातल पर उतरने को लेकर भी संशय से करार दे रही है। अब देखना यह कि आने वाले समय में, और साथ ही
साथ लोकसभा चुनाव से पहले ये कितनी योजनाएं धरातल पर उतरती हैं। यदि ये धरातल पर उतरती हैं और महिलाओं का इससे कुछ कल्याण होता है तो ये बेहतर बात होगी और आने वाले कल के लिए ये बेहतर उदाहरण भी साबित होगा। अब देखना ही होगा कि आगे आने वाले समय में क्या 21वीं सदी के दौर में उत्तराखंड की महिलाएं मजबूत होकर निकलती हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।